गया है तो वो उसको फिर बाद में अप्रोच कर सके। ठीक है, वीडियो की क्वालिटी भी अच्छी होगी, कोई इशू उस हवाले से भी नहीं होगा। अब बच्चे हम प्रॉब्लम्स पढ़ रहे थे, ठीक है, उसमें हमने जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनको भी पढ़ा कि क्या क्या मसाइल का सामना हमें करना पड़ा। ठीक है, न टीचर्स, न क्लर्क्स, न डॉक्टर्स, न कोई और प्रोफेशनल लोग, पुलिस नहीं ना होने के बराबर, ये तमाम ना होने की वजह से हमें काफ़ी मसाइल का सामना करना पड़ा और हमें इब्तदाई तौर पर अपने मुल्क को बिल्कुल, जिसे आप कह सकते हैं कि तवक्कल के तौर पर चलाना पड़ा, सिवाय इस इम्पॉर्टेंट बात के कि लीडरशिप जो उस टाइम की थी बहुत सिविलियन, बहुत मिलिट्री, ख्वाह वो बैरोक्रेट्स हों, वो इंतहाई सिंसियर थे। और यही वजह थी कि पाकिस्तान अपने फर्स्ट 40 ईयर्स में दुनिया के टॉप 10 परफॉर्मिंग कंट्रीज में रहा। ये कोई मिथ नहीं है, ये कोई जिसे कह सकते हैं कि शैलो क्लेम नहीं है, ये हकीकत है कि पाकिस्तान बावजूद इतने मसाइल के अपने उसके इब्तिदाई 40 ईयर्स में वर्ल्ड की टॉप परफॉर्मिंग इकोनॉमीज में से एक रहा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम उतने टफ हालात में, जब इकोनॉमी डाउन है, जब मोरल डाउन है, जब अफरा तफरी है, जब हुकूमती सेटअप सही नहीं है, हम कर सकते हैं, तो अब जबकि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, अब जबकि बहुत सारे जिसे आप कह सकते हैं कि हम एक्सट्रैक्टिंग पॉइंट हमारे पास है, तो हम कर सकते हैं। फिर पाकिस्तान को पैसों का भी के मसाइल का भी सामना करना पड़ा। 75 करोड़ हमें मिले, ठीक है, उसमें से 20 करोड़ तो उन्होंने दे दिया और 55 करोड़ में वो डिलेइंग टैक्टिक्स से काम लेने लगे, क्योंकि वो ये चाह रहे थे कि इस मुल्क को हम इतना तंग करें कि एट द एंड ये लोग आके हमारे साथ दोबारा शामिल हो जाए। ओके, अच्छा, अब फिर इन्होंने पानी भी रोका, उसके बाद सिंध तास मुआहदा हुआ, इंडस बेसिन ट्रीटी जिसे कहते हैं, उसको भी हमने उसके तहत 6 दरियाओं को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया, ये हमने पढ़ लिया है। अब जो थर्ड प्रॉब्लम थी वो थी कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग, आईन बनाना। ना व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन बुनियादी तौर पर कानून का मजमुआ होता है, कम्बो ऑफ लॉज होते हैं, ठीक है, रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। Who will gonna be what in a defined territory? इस मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है कि वजीर आज़म के इख्तियारात क्या होंगे, वजीर आज़म कैसे मुंतखब होगा, वजीर आज़म किसको जवाबदेह होगा, कब कब वजीर आज़म जो है वो डिसमिस हो जाएगा। इस मुल्क में ये भी बताते हैं कि आर्मी चीफ को मुंतखब करने का तरीक़ेकार क्या है। ठीक है, बहुत सारे इस मुल्क के जितने कवानीन हैं, जंग से रिलेटेड हो, अमन से रिलेटेड हो, हेल्थ वाइज हो, एजुकेशन हो, डिवीजन ऑफ पावर हो, डिवीजन ऑफ एसेट्स बिटवीन सेंटर यानी आपका फेडरल यानी आपका इस्लामाबाद और सूबों के दरमियान एसेट्स की डिवीजन हो, रेवेन्यू की डिवीजन हो, टैक्स कलेक्शन हो, अमन अमान हो, पुलिस के इख्तियारात हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, ये तमाम जो है ना, ये ऑल एंड ऑल, ये तमाम जो है इसकी जो जिम्मेदार इसको जो कंबाइंडली स्टेट किया जाता है, लिखा जाता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन है। अब आप इसकी मैं आपको छोटी सी एक वो दे देता हूँ, डिफिनीशन दे देता हूँ, फिर आप उसको उसमें एक्सपेंड कर सकते हैं। हु विल गोना बी व्हाट इन अ डिफाइंड टेरिटरी? मखसूस टेरिटरी, मखसूस इलाके के अंदर किसके पास क्या इख्तियार होगा? वज़ीर आज़म का इख्तियार अपना है। सो ये लाज जो है, एक मुल्क के कवानीन, रूल्स जो हैं, उसके जो उसूल हैं, जो जिन पर उन्होंने अमल करना है, रेगुलेशंस जो हैं, जो जिसका मतलब है कि वहाँ पर जो चीज़ें किस तरह से अमल में लाई जाएंगी, ये और एडमिनिस्ट्रेशन यानी इंतज़ामी उमूर जो हैं, ये कानून कहलाती हैं, जिसे आप कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब हमारे लिए प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी। प्रॉब्लम, इंडिया में 1200 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, ठीक है, कितनी कम्युनिटीज़ हैं वहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, ये सारे मौजूद हैं। फिर ये तो छोड़ें, हिंदुओं में अपनी कितनी कास्ट्स हैं। इसके बावजूद, बजाय इतने डिफरेंसेस के बावजूद इसके कि उनके दरमियान इख्तिलाफात ज़्यादा थे, बड़ा मुल्क था, हमसे आबादी उसकी 6 गुना ज़्यादा है,
बजाय इसके कि उसके मसाइल भी ज़्यादा थे, ठीक है, उन्होंने अपने अंदर इत्तेफाक पैदा करके एक कॉन्स्टिट्यूशन 1949 में बना लिया और अब तक लागू है। हम इब्तिदाई 9 ईयर्स तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना सके। नाउ जस्ट टेल मी कि जो मुल्क अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशन ना बना सके उसके पॉलिटिशियंस का कसूर है कि नहीं है? ठीक है, आप एक मुल्क बगैर कॉन्स्टिट्यूशन के चल रहा है, ठीक है, आपने बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन लिया हुआ है, उसके तहत आप मुल्क को चला रहे हैं। मेरी बात आप समझ गए ना? दिस क्रिएट्स प्रॉब्लम्स, ठीक है। अब ये इशू क्यों आ रहा था? जब तमाम लोग पाकिस्तानी थे, जब तमाम लोगों की, शायद हम उनके इंटेंशंस को डाउट नहीं करते, तमाम लोगों की इंटेंशंस यही थी कि इस मुल्क, ये मुल्क तरक्की करे, इस मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन बन जाए और हम आगे बढ़ें। तमाम लोगों की इंटेंशंस ये थी। आर यू गेटिंग मी? ठीक है। इसके बावजूद क्यों नहीं बना? उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान जब बना तो इसके दो हिस्से थे, एक ईस्ट पाकिस्तान, एक वेस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान जो है इसके पास ज्योग्राफी ज्यादा थी, वेस्ट पाकिस्तान के पास पॉपुलेशन ज्यादा थी। अब ये नहीं वो हो रहा था, जिसे आप कह सकते हैं डिसाइड हो रहा था कि जो सीट्स एलोकेशन होंगी, यानी एमएनएस की जो सीट्स होंगी, और एमएनएस की सीट्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि जो पावर होंगी, वो बीच में मैसेजेस नहीं बचे, लास्ट वार्निंग बचे। इसके बाद मलक अमान, बीच में मैसेजेस नहीं, ठीक है। इसको सुनो कि जो अब प्रॉब्लम ये आ रही थी कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में, क्या प्रॉब्लम आ रही थी कि आया जो हुकूमत की तरफ से वसाइल हैं, जो फंड्स एलोकेशन हैं, पुल बनाने के लिए, हॉस्पिटल बनाने के लिए, इंस्टीट्यूशंस बनाने के लिए, स्कूल्स बनाने के लिए, सैनिटेशन के सिस्टम्स देने के लिए, सड़कें बनाने के लिए, रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे बनाने के लिए, वो किस तरह डिवाइड होंगी? आया वो डिवीजन इस पे होगी कि जिसके पास ज्यादा इलाका होगा, एरिया होगा, ज्योग्राफिकली जिसका एरिया ज्यादा होगा, वो लोग इसको ज्यादा उनका शेयर होंगी, या वो लोग जो जिनकी पॉपुलेशन ज्यादा है। अब अगर अगर ज्योग्राफी पे करते तो वेस्ट पाकिस्तान नहीं मान रहा था, और अगर आप पॉपुलेशन पे करते तो ईस्ट पाकिस्तान नहीं मान रहा था। तो बुनियादी तौर पर तो कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे अहम बात डिवीजन ऑफ पावर की है कि पावर किसके पास ज्यादा होगी, किसके पावर को ज्यादा माना जाएगा, या पावर किसको दी जाएगी, किसको पावरफुल माना जाएगा, और उसकी वजह क्या होगी पावरफुल मानने की। ये बुनियादी वजह तो इस चीज की है। जब इसी पे इत्तेफाक नहीं हो रहा था तो हम इब्तिदाई 9 ईयर्स तक कॉन्स्टिट्यूशन ना बना सके। और 1935 का जो एक्ट था, जो ब्रिटिशर्स का एक्ट था, जो गुलामी के दौर का एक्ट था, उसमें माइन्यूट सी चेंज करके 1947 का एक्ट हम ले आए, माइन्यूट सी चेंजेस उसको करके, जस्ट अ बिट टेलर्ड फॉर आवर ओन यूज, ठीक है, वो करके हम ले आए और अपने लिए उसको थोड़ा सा इस्तेमाल करने लगे, या आप कह सकते हैं कि स्टेट रन करने के लिए एटलीस्ट वो उसको चला रहे थे, ठीक है। अब बच्चे इसमें ये एक तो ये हुआ कि फर्स्ट सेशन का जब इजलास हुआ 1947, 11 अगस्त 1947, अंडर द प्रेसिडेंटशिप, जिन्होंने चेयर किया उनका नाम था जोगेंद्र नाथ मंडल, ठीक है। ही वॉज ऑल्सो द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। ही वॉज अ हिंदू, ठीक है, बट ही ऑप्टेड टू स्टे इन पाकिस्तान बिकॉज ही लव दिस टेरिटरी, ठीक है। और कायद आज़म ने फिर उन पर इतना ट्रस्ट किया कि उनको फर्स्ट लॉ मिनिस्टर भी बना दिया। ओके, अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इजलास हुआ 14 अगस्त 1947 को। ये वो लोग थे जो 1946 के इंतखाबात, जो इसके जो इलेक्शंस हुए थे कंबाइंड इंडिया में, उन दिनों इन्होंने अपने, जिसे आप कह सकते हैं कि उन दिनों अपने जो इलेक्ट हुए थे वो लोग इसमें शामिल थे, ठीक है। मलक अमान, मैंने आपको रिमूव कर दिया बच्चे, मैं ये बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर सकता। ये आप क्यों मैसेजेस कर रहे हैं, क्या इशू क्या है? एक मिनट में आपको देख लूं बच्चे। आपकी क्लास चूंकि एक ही होती है तो कॉन्टैक्ट योर टीचर देना। ओके बच्चे, अच्छा। अब क्या हुआ कि जब ये इजलास हुआ, इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह को अपना प्रेसिडेंट यूनानिमसली डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। उन्होंने कहा कि हमारे सब ने इत्तेफाक से, नॉट अ सिंगल वन पिन पॉइंटेड और प्रॉब्ली वाज अगेंस्ट द डिसीजन, उन्होंने इसको
कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह को अपना जो है प्रेसिडेंट मुंतखब कर दिया। ठीक है, अब इस कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली, अब मैं एक लफ्ज़ कहना चाहता हूँ कॉन्स्टिट्यूएंट। नॉर्मल जो अब हमारी असम्बली है, जैसे पेशावर में है MPAs हैं, जो हमारी प्रोविंशियल असम्बली है, लाहौर में पंजाब की है, बलूचिस्तान में क्वेटा में बलूचिस्तान की है, कराची में सिंध की है, और हम सारे मुल्क की जो असम्बली है वो इस्लामाबाद में है। ठीक है, MNAs जो होते हैं। ठीक है, ये जो असम्बली है ये नॉर्मल असम्बली है। ठीक है, ये लेजिस्लेचर है। एक होती कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली। कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब है, कॉन्स्टिट्यूएंट निकला है कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, अच्छा बच्चे पेज नंबर का तो तुम लोगों ने यार, तो 4 चैप्टर है ना, 64। ठीक है सॉरी बच्चे, पेज नंबर 64। ठीक है, 63 को अभी वो कर दिए, चेंज कर दिए। अच्छा, अब ये कॉन्स्टिट्यूएंट, कॉन्स्टिट्यूशन से एक लफ्ज लिखना है कॉन्स्टिट्यूएंट। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब क्या है? कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब है कानून बनाना। कॉन्स्टिट्यूशन से निकला है कानून बनाना। ठीक है, बच्चे पेज के वो भी नहीं, मैं आपको साथ पे वो शेयर भी कर रहा हूँ बच्चे। ठीक है, ओके। कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब है, ठीक है, जिसे आप कह सकते हैं कि कानून बनाना। ठीक है, अच्छा नो बच्चे के ये क्या इश्यूज का आ रहा है? अच्छा, लगा मान जाए कभी मैसेज उसने किए शायद, या क्या इशू हुआ है? अच्छा, कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। इनके पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि ये कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाएंगे। ठीक है, और उसमें आप कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली है, नॉर्मल असम्बली नहीं है, तो इसमें सेटिंग अप ऑफ अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये भी इसमें लिखा हुआ है। और एक असम्बली के तौर पर, लेजिस्लेशन के तौर पर भी ये लोग एक्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, मैं एट द एंड आप लोगों को एक बात बताऊंगा, वो अगर मैं भूल गया तो आप लोगों ने मुझे मैसेज में बतानी है कि मैं आप लोगों को वो बात क्लियर करूं। ठीक है, अच्छा बच्चे ये हरमैन, अच्छा ठीक है, इसको मैंने ऐड कर दिया। अब बच्चे, कायद आज़म जो थे उन्होंने एक ब्रीफ आउटलाइन दी, चीदा उसूल बताए, जनरल चीज़ें बताई। ठीक है, 11 अगस्त 1947 को उन्होंने कहा असम्बली को कि आप कॉन्स्टिट्यूशन बनाते वक्त इन बातों का ख्याल रखें। एक, कर्स ऑफ इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, आप पे किसी का दबाव नहीं होना चाहिए, किसी के दबाव में आके आपने कानून साजी नहीं करनी कि एक खास तबके को, एक खास एरिया को, एक खास पॉपुलेशन को, एक खास कम्युनिटी को आप जो है कोई आउट ऑफ द बॉक्स फेवर दे दें। नो, इट मस्ट नॉट बी दैट। ठीक है, इन दैट वे। प्लस नंबर सेकंड, नेपोटिज्म, अकरबा परवरी, यानी अपने किसी अजीज व अकारिब को अगर आप जिसे कह सकते हैं कि उनको अच्छा करते हैं, ये नहीं होना चाहिए। करप्शन नहीं होनी चाहिए। एडल्ट्री, ठीक है, आप जिसे कहते हैं बेकारगी नहीं होनी चाहिए। होर्डिंग, जखीरा अंदोजी नहीं होना चाहिए। प्रॉफिटरिंग, बेजा मुनाफा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और किन चीजों को स्ट्रांगली अपोज किया गया? रेशियल, नस्ली बुनियाद पर। आप सब पाकिस्तानी हैं, इसमें कोई पठान, सिंधी, बलूची, पंजाबी या किसी भी और इलाके से बिलोंगिंग नहीं है। आपकी पहचान, लैंग्वेज आप बोलें, मदर लैंग्वेज से मोहब्बत भी करें, लेकिन आपकी पहचान इस कौम से है जो कि पाकिस्तान है। ठीक है, ये भी लैंग्वल, आप कौमियत के बुनियाद पर कोई वो ना करे कि मैं ये हूँ ये हूँ। लैंग्वल, जुबान की बुनियाद पे भी कोई डिफरेंसेस नहीं होनी चाहिए। रीजनल इलाके की बुनियाद पे भी कोई डिफरेंस नहीं होनी चाहिए। रिलीजियस हैटर्ड, मजहबी जो है उसके मजहबी तौर पर भी, मजहब के तौर पर भी आपकी जिसे आप कह सकते हैं कि एक दूसरे के साथ प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। कोई अगर अहले तशी है तो उसकी अपने वो हैं, कोई अगर सुन्नी है तो उसके अपने वो हैं। आप अपने उसको बिल्कुल एक्सेप्ट करें, आप बिल्कुल उसको प्रैक्टिस करें। ठीक है, आज़ादी होनी चाहिए। और प्रेजुडाइज, तासुब नहीं होना चाहिए। किसी ख़ास कौम, इलाके, रंग, नस्ल, मज़हब की बुनियाद पर किसी को टारगेट नहीं करना चाहिए। ठीक है, उन्होंने ये बताया, ही टोल्ड देम कि तमाम लोगों को इक्वल पॉलिटिकल राइट्स हैं, तमाम लोगों के सियासी हुकूक सेम हैं। ठीक है, कायद आज़म की वफ़ात जल्दी हो गई, हम बदनसीब थे कि उनको अगर 3 से 4 साल मिल जाते तो वो शायद इस कौम को इतना ट्रैक में लगा देते कि ये आज ये कौम दुनिया की टॉप इकोनॉमीज़ में भी होती, आज ये कौम बहुत आगे बढ़ती। ठीक है,
बट अनफॉर्चुनेटली ही डाइड सून, ठीक है। और हेल्थ की प्रॉब्लम्स की वजह से उन्होंने इतनी मेहनत की, इतना वर्कआउट किया, इतना इस पे अपनी हेल्थ को इग्नोर करके इस कौम के फ़ायदे के लिए काम किया कि उनकी हेल्थ कंप्रोमाइज्ड हो गई, ठीक है। और बहुत जल्दी वो हमें छोड़ गए। ही वॉजंट बीन एबल टू फुलफिल वट ही ड्रीम्ड, वट ही एडवाइज टू देम। अगर उनकी मौजूदगी में होता तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि विद इन अ ईयर कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता, और कॉन्स्टिट्यूशन हमारा अगर बन जाता तो पावर शेयरिंग पे हमारा इत्तेफाक हो जाता, और पावर शेयरिंग पे जब इत्तेफाक हो जाता तो फिर कोई इशू ना होता। बट इट वॉजंट द केस, ठीक है, ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा, द सेकेंड ग्रेट प्रॉब्लम टू द, अच्छा अब बचा रिफ्यूजीज प्रॉब्लम। रिफ्यूजीज कहते हैं महाजिर को। एक होते हैं बच्चे IDPs, इनको इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन कह सकते हैं। अगर लेट्स सपोज स्वात में जब टेररिज्म का इशू आया तो लोग वहाँ से निकल के मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में गए, ठीक है, उनको आप कह सकते हैं कि वो IDPs थे। लेकिन जब अफगानिस्तान में इशू आया और वहाँ के लोग यहाँ आए तो वो रिफ्यूजीज़ हैं, महाजिर हैं, ठीक है, उनको महाजिर कहा जाता है, सही है। तो लिहाजा देयर इज़ अ डिफरेंस कि जब इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस हो जाए किसी भी मसले की वजह से, किसी भी इशू की वजह से, किसी कुदरती या इंसानी आफत की वजह से, तो उनको रिफ्यूजीज़ कहते हैं। अगर वो अपने टेरिटरी के इन हो तो उनको फिर IDPs यानी इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन कहते हैं। अच्छा, अब रिफ्यूजीज़ प्रॉब्लम क्या थी बच्चे? इंडिया में मुस्लिम्स की बहुत बड़ी पॉपुलेशन थी, और पूरे इंडिया में, सब कॉन्टिनेंट में मुस्लिम्स पहले हुए थे, ठीक है। जब पाकिस्तान बना तो उनका रवैया इंडियंस का ऐसा था, हिंदुओं का ऐसा था कि मुस्लिम्स श्योर थे इस बात पर कि इस मुल्क में एटलीस्ट हमें इज्जत से जिंदगी गुजारने का मौका, उसका चांस, उसके लिए उसमें जिंदगी इज्जत से गुजारना हमारे लिए नामुमकिन हो जाएगा। आप रिसेंटली देख सकते हैं इतने बड़े एक्टर्स जो बॉलीवुड पे शायद राज करते हैं और जो इंडिया को बिलियंस इनकम टैक्स में देते हैं, उनकी फिल्म इंडस्ट्री उसकी वजह से चलती है, ट्रिलियन बिलियन रुपीस की वो इंडस्ट्री है। इसके बावजूद उन लोगों को बारहा अपनी लॉयल्टी साबित करनी पड़ती है, उनको अब भी फर्स्ट क्लास सिटीजन नहीं माना जाता। वो अगर इवन कोई न्यूट्रल बात भी कह देना इसके लिए भी उनको मसाइल का सामना करना पड़ता है, ठीक है, और इसके लिए भी उनको फिर अपनी वजाहतें, एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती हैं। तो अगर एक इतने हाईलाइटेड इंडिविजुअल्स फिर बीफ के शक पर भी कि अगर आपने गाय का गोश्त खाया है या रखा है या बेचा है, उस पे भी इंसानों को कत्ल किया गया है, जो बाद में जो चीज़ें गलत साबित हुई हैं, बाद में वो जो एलिगेशंस हैं वो गलत साबित हुए हैं, लेकिन सिर्फ इस वजह से कि वो अपनी मजहबी रसूमात को उसमें मज़हब में उनको गाय को एक अहमियत हासिल है, तो वो मुस्लिम्स को कत्ल करने के बहाने। और आप रिसेंटली कश्मीर में देख सकते हैं कि जो उनके साथ इवन अपनी बातों से स्टेट्समैन के वर्ड्स नहीं थे कि वो उससे मुकर गए, ठीक है, वो उससे मुकर गए और उन्होंने कश्मीर की हैसियत को चेंज किया है। तो इस वजह से जब ये पाकिस्तान बना तो वहाँ के मुसलमानों को ये अंदाज़ा हो गया कि अभी हमारे लिए यहाँ पर बाइज़्ज़त तरीके से अपने मजहबी अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना आलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो लिहाजा हमें यहाँ से जाना चाहिए और एक ऐसे वतन में जाना चाहिए जहाँ पर ना सिर्फ ये कि हमारे हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, हमें बराबर के हुकूक मिले, हम बराबर के शहरी हों, बल्कि खुदा और उसके रसूल के अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का पूरा हक़ भी दिया जाए, जहाँ अमन व अमान हो, जहाँ हमें सिर्फ इस वजह से वो ना किया जाए कि हम हिंदुओं के मज़हब को या उनकी मजहबी उजारादारी को नहीं मानते, ठीक है। तो लिहाजा इस वजह से भी इनको मुसलमानों ने वहाँ से हिजरत की, ठीक है। अब गवर्नमेंट और लोगों के लिए मसला ये था कि इन महाजिरीन, अब तकरीबन 6.5 मिलियन यानी 65 लाख लोग आए, ठीक है, अब और तकरीबन कोई 5.5 या कुछ लोग गए, ठीक है, यानी 10 लाख लोग ज़्यादा या 11 लाख लोग ज़्यादा आए। एक तो ये लोग ज़्यादा भी आए, ये हमारी जैसी स्ट्रगलिंग इकोनॉमी के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक था, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, ये जो लोग आए ये बड़ी वर्स्ट कंडीशन में आए, इनके मालो मता लूट लिए गए, इनके अपनों को इनके सामने कत्ल किया गया, बेइज्जत किया गया, ठीक है।
ऐसा भी हुआ कि अमृतसर से जब ट्रेन लाहौर पहुंची तो उस पूरे रेल में कोई एक भी जिंदा नहीं था, ऐसा भी हुआ। उनको टार्चर किया गया, उनको अगवा किया गया, उनकी फीमेल्स को अगवा किया गया। उनमें से ऐसा भी हुआ कि बच्चों को ले जाके ऐसी जगह छोड़ दिया गया जहां वो अपने माँ बाप से दोबारा कभी ना मिल सकें। बहुत सारे ऐसे मिसिंग पर्सन्स की वो कहानियां उधर मौजूद हैं, ठीक है। और ये जो 65 लाख लोग आए, ये बीमार भी थे। हुकूमत, इंडियन गवर्नमेंट ने बावजूद कि ये एक ह्यूमन या इंसानी रवैये के तौर पर, इंसानी हमदर्दी के तौर पर इनके साथ इनको प्रोटेक्शन देते, उन्होंने इनको प्रोटेक्शन नहीं दी, ठीक है। और इनको लूटा भी गया, इनको बेइज्जत भी किया गया, इनके मालूमाता भी लूटे गए, ठीक है। ये बीमार भी थे, ये जहनी तौर पर भी प्रॉब्लम्स हुए थे, ये भूख से भी लड़ रहे थे। रमज़ान का मुक़द्दस महीना, उसका भी ख्याल नहीं किया गया। और जब ये लोग आए तो ये मसाइल में थे, जब ये लोग आए तो ये इश्यूज़ में थे, ठीक है। जब ये लोग आए तो इनको हर किस्म की ज़रूरत थी। फिर दूसरी प्रॉब्लम ये हुई कि बहुत सारे लोग गए तो एक जगह से, लेकिन आके दूसरी जगह आबाद हुए। वो अगर हम यानी इनको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया। पानी अगर एक जगह जमा हो जाए तो उसमें उभार आ जाता है, लेकिन अगर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए तो वो एक, जिसे आप कहते हैं, फैलने की वजह से थिन हो जाते हैं, ठीक है। अब जैसे 5.2 मिलियन लोग सिर्फ ईस्टर्न पाकिस्तान से आए, जो इंडियन पंजाब है, ठीक है, ईस्टर्न पंजाब से, 0.36 मिलियन यानी 3,36,000 लोग, जो 60,000 लोग जो हैं ये दिल्ली से आए, ठीक है। और कुछ नॉर्दर्न इंडिया और अदर पार्ट से आए। 5.5 यानी 5 लाख लोगों को रास्ते में कत्ल या अगवा किया गया। ये रफ एस्टीमेट है। कहते हैं कि 12 लाख से ज़्यादा लोग रास्ते में कत्ल हुए हैं, ठीक है। किसी ज़माने में इसको दुनिया के सबसे बड़े अलमियों में से एक अलमिया कहा जाता था। फिर शाम वगैरह में जो वो हुए उसमें थोड़ी इनसे, लेकिन अब भी ये दुनिया के चंद बुरी तरीन वाक़यात में से एक है। इंसानियत के नाम पर जो धब्बा थे उन्होंने इन वाक़यात को पॉसिबल किया और ये बहुत मसाइल इसमें आए, ठीक है बच्चे। 5.5 मिलियन सिख और हिंदू यहाँ से गए। अब जो यहाँ से गए, हम नहीं कहते कि वो बिल्कुल अमन व अमान में गए, नहीं, लेकिन जो स्केल ऑफ वायलेंस था, जो रेट ऑफ वायलेंस था, जो रेशो ऑफ वायलेंस था, वो बहुत कम था। उनको कंपैरेटिवली प्रोटेक्शन दी गई, कंपैरेटिवली उनको प्रोटेक्शन दी गई या कम लूटा गया, ठीक है बच्चे। अच्छा, अब मैं दूसरे पेज की तरफ जाता हूं जो इसमें है बच्चे। प्लस इसमें एक दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लमैटिक बात थी वो ये थी कि ये लोग इवनली नहीं डिस्ट्रीब्यूट हुए। इवनली डिस्ट्रीब्यूशन से मेरा मतलब ये है कि ये जो लोग एक जगह से बहुत ज़्यादा लोग गए, वहाँ आके कम लोग आबाद हुए, और एक जगह से बहुत कम लोग गए लेकिन वहाँ आके बहुत ज़्यादा आबाद हुए। जैसे अब केपी है, खैबर पख्तूनख्वा, इससे तकरीबन 2,68,000 लोग गए, जबकि वापस यहाँ आकर सिर्फ 20,000 आबाद हुए, ठीक है। पॉपुलेशन जो पाकिस्तान की थी वो रातों रात 10 लाख पे इंक्रीज हो गई। अब हम पहले ही भूख से बुरा हाल है, इंडिया ने भी पैसे रोके हुए हैं, ठीक है, इश्यूज भी आ रहे हैं सॉरी बच्चे, इनकम टैक्स भी कलेक्ट नहीं हो रहा, हुकूमती मशीनरी भी नहीं है, अफरा तफरी की केओस की सूरत हाल है, ठीक है। और इतने में अगर 10 लाख लोग भूखे प्यासे आ जाए, इन लोगों के पास न मुस्तकिल रिहायशी जगह थी, ये कैंपों में बेआसरा पड़े हुए थे। ये तो फिर कायद-ए-आज़म की विजिलेंट लीडरशिप थी कि उन्होंने इस मैटर को खुद सॉल्व किया और फिर इसको हल किया, ठीक है। और बहुत जल्द ये लोग नॉर्मल लाइफ की तरफ आ गए। फिर बच्चे जो इसमें प्रोविज़न ऑफ फूड था इनके लिए, वो भी प्रॉब्लम थी। रेजिडेंस, ठीक है, जॉब्स, मेडिकल फैसिलिटीज़, ये प्रॉब्लम्स इनके पास रही। और ख़ासकर मेडिकल, क्योंकि डॉक्टर्स भी शॉर्ट थे और इन लोगों को ज़हनी और जिस्मानी दोनों मसाइल का सामना भी करना पड़ रहा था। गवर्नमेंट ने लिमिटेड रिसोर्सेज या ना होने के रिसोर्सेज यानी वसाइल ना होने के बावजूद इन पहाड़ जैसे मसाइल का सामना किया, ठीक है। टेम्प्रेरी कैंप्स इनके लिए बनाए गए और इनको सहूलियात दी गई, लेकिन जो सबसे अहम प्रॉब्लम थी वो इनकी सोशल प्रॉब्लम भी थी। ये लोग जिस इलाके से आए थे वहाँ और जिस इलाके में आके आबाद हुए थे, दोनों की ज़ुबानों में ज़मीन व आसमान का फ़र्क था, दोनों के रिवाजों में ज़मीन व आसमान का फ़र्क था, ठीक है। दोनों वे टू डिफरेंट थे एक दूसरे से।
लिहाजा इन लोगों के साथ एडजस्ट होने में भी उनको काफ़ी एक टाइम लगना था। ठीक है, अब बच्चे ज्योग्राफी एंड डिफेंस। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। ठीक है, ज्योग्राफी एंड डिफेंस। अब बच्चे अगर आप इधर देखें, मैं आपको सिर्फ एक जिसे कहते हैं कि रफ किस्म का एस्टीमेट देना चाहता हूं। ठीक है, रफ किस्म का एक एस्टीमेट देना चाहता हूं। ये है पाकिस्तान का मैप। ठीक है, ये है पाकिस्तान का मैप। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमें कितने मसाइल का सामना शुरू में करना पड़ा। अब ये है बच्चे पाकिस्तान का मैप। ठीक है, और अगर आप इसको देखें, ये उलट हुआ है क्या, इसमें मिरर है। मैं आपको चलो सेंड कर दूंगा। ठीक है, लेकिन एक मिनट मैं सर्च ही कर लेता हूँ, उससे नेट से भी सर्च कर लेता हूँ। एक मिनट आप लोग बच्चे सिर्फ थोड़ा सा, बच्चे वो मिरर इस पर अप्लाई हुआ है तो उल्टा हुआ है। बच्चे इनको उठाना और इनको सेटल करना। ठीक है, ये इसका बॉर्डिंग और लोडिंग का ये मतलब है। एक मिनट बच्चा, मैं आप लोगों को सिर्फ ये मैप दिखाना चाहता हूँ। ये आ गया, मैं इधर, मैं स्टॉप शेयरिंग पे ज़रा ले जाऊँ। ठीक है, मैं फिर आपके साथ एक मिनट बच्चों। अच्छा, एशिया मैप, साउथ एशिया मैप। बच्चे जस्ट वेट फॉर अ वाइल, मैं आप लोगों को थोड़ा सा ये मैप दिखाना चाहता हूँ। मैं इससे वो कर रहा हूँ। ठीक है बच्चे, वेट फॉर अ वाइल। ओके बेटा, ओके 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 ओके, मैप पे चले जाए। किधर है मैप? ये डाउनलोड्स पे चला गया मैप। एक मिनट बेचा, पता नहीं कहाँ आके खो गया मुझसे। ए मैप, एक मिनट बेटा। सेव इमेज एज मैप 1। मैं सिर्फ ये ज़रूरी है थोड़ा सा पाकिस्तान के डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, यस, जस्ट गॉट दैट। ओके, एक मिनट बच्चे। ओके, लेट्स बच्चे, आई डोंट नो कि क्यों इसमें स्क्रीन शेयरिंग का वो नहीं हो रहा। ओके, मैं आप लोगों को इसमें उसमें बता दूंगा फिर कि इसका क्या वो हो सकता है। ठीक है, अब ज्योग्राफी की हमारी प्रॉब्लम ये थी बच्चे, मसला हमारे लिए ज्योग्राफी का ये था कि जो हम उसमें जिसे आप कह सकते हैं कि जिस तरह से हमें इश्यूज आ रहे थे। ठीक है, एक ये, ठीक है, अब नज़र आ रहा है? इज इट क्लियर? अब बच्चे इसको देखें। अब ये पाकिस्तान है ना, ये, ठीक है, और ये बांग्लादेश है। नाउ आप देख सकते हैं कि ये जो टेरिटरी है हमारे दरमियान, ऑलमोस्ट 1000 से ज़्यादा ऊपर उसकी। ठीक है, ये अब इसको सॉल्व करना बड़ा इशू है। ये जो जगह है ना, ये
हमें यहां से यहां तक इनको अप्रोच करना था, ठीक है। ये अब ये हमारा एक विंग है, दूसरा विंग है। जब वॉर हुई ना जी बेटा, ओके बच्चे, बच्चे कैमरे में नहीं है, उधर मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं अच्छा चलो, ये देखे बच्चे, ये जो जगह है ना, ये अब ये इंडियन टेरिटरी है। इवन जब हमारे दरमियान वॉर हुई ना, वॉर, तो हम इधर से फ्लाइट लेते थे, चाइना जाते थे और फिर उधर से बांग्लादेश जाते थे, ठीक है। यानी हमारे लिए मुमकिन नहीं था, अच्छा हाँ वो ज़बरदस्त, ये मुमकिन ही हमारे लिए नहीं था कि हम इनको काउंटर करें। बच्चे मैं सिर्फ वो बात बताना चाहता हूँ, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चे। हुकूमत जो है, गवर्नमेंट, ठीक है, डिफेंस को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे। गवर्नमेंट जिसे कहते हैं, ठीक है, मैं लास्ट में अटेंडेंस भी लूंगा बच्चे। अच्छा, गवर्नमेंट के बुनियादी तौर पर 3 हिस्से हैं। गवर्नमेंट के बुनियादी तौर पर 3 हिस्से हैं। यू हैव टू रिमेंबर दिस। अब आपने इसको याद रखना है, अगर कोई भी आप, क्योंकि आगे फर्दर ये आपके जाके बहुत ज्यादा काम आने वाला है, ठीक है। गवर्नमेंट के 3 हिस्से हैं। नंबर 1 कहते हैं लेजिस्लेचर, ठीक है। लेजिस्लेचर का मतलब है कानून बनाना, लॉ मेकिंग बॉडी। अगर आप अपने साथ ये लिख लें तो इट विल बी गुड। लेजिस्लेचर का मतलब है लॉ मेकिंग बॉडी। हुकूमत के 3 हिस्से हैं जिसमें लेजिस्लेचर टॉप पे है। लेजिस्लेचर का मतलब है लॉ मेकिंग बॉडी, ठीक है। फिर नंबर 2, जो लेजिस्लेचर का मतलब है लॉ मेकिंग बॉडी, ओके। जो लोग लेजिस्लेशन करते हैं यानी कानून बनाते हैं, उनको लेजिस्लेटर्स कहा जाता है, उनको लेजिस्लेटर्स कहा जाता है। और जो कानून बनता है उसे लेजिस्लेशन कहते हैं। तो मैं सिर्फ एक दफा रिपीट कर रहा हूं कि आप लोग, लेजिस्लेचर लॉ मेकिंग बॉडी है। लेजिस्लेटर, ये लेजिस्लेटर और लेजिस्लेशन आप एक्स्ट्रा अपने पास लिखें। लेजिस्लेशन जो है, जो कानून वो बनाते हैं, और लेजिस्लेटर कानून बनाने वाले हैं, ठीक है। अब नंबर 2 इंपॉर्टेंट जो ऑर्गन है गवर्नमेंट का, वो है एग्जेक्टिव। एग्जेक्टिव कानून नहीं बनाते, EXECTIV, एग्जेक्टिव कानून नहीं बनाते, वो उस पर इंप्लीमेंटेशन करवाते हैं। पुलिस एग्जेक्टिव है, MPA MNA सेनेटर्स जो है वो लेजिस्लेटर है। एग्जेक्टिव जो है वो कानून पर अमल दरामद कराते हैं, इंप्लीमेंट कराते हैं कानून पर, ठीक है। एक मुल्क में एक चौकीदार जो कि आपको किसी भी सरकारी महकमे में बगैर इजाजत अंदर जाने से रोके, जी बच्चे मामाद ये है, ठीक है, अंदर जाने से रोके, उससे लेकर एक वजीर आजम तक, ये तमाम जो हैं, ये तमाम लोग जो हैं, ये लेजिस्लेटर, ये एग्जेक्टिव्स हैं। नंबर 3 जो इसका इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो है जुडिशरी। जुडिशरी वो हैं जो कानून की तशरीह करते हैं। मेरे और अफसार के ज़मीन का मसला आ गया, ठीक है। अफसार कह रहा है भाई ये ज़मीन मेरी है, मैं कह रहा हूँ नहीं मेरी है, ठीक है। अफसार ऑब्वियसली, अब अफसार झूठ बोलेगा, मैं तो झूठ नहीं बोल सकता, ठीक है। तो अब मैं कह रहा हूँ कि ये ज़मीन मेरी है और ये कह रहा है कि नहीं मेरी है। बहुत से लोगों ने इसको समझाया भी लेकिन नहीं समझ रहा। हम चले गए अदालत, ठीक है। अदालत का ये काम नहीं है कि वो एक को कहे कि आप सही और दूसरे को कहे कि आप सही है, नहीं, अदालत का ये काम नहीं है। अदालत एक काम कहती है, ठीक है। लेट्स सपोज माद जज है, ठीक है। माद ये कहेगा भाई जिसके पास ABCDEFG ये डॉक्यूमेंट्स, वो कहता है, ला ये कहता है, माद कहेगा ला ये कह रहा है, ठीक है, कि जिसके पास ABCDEFG ये डॉक्यूमेंट्स हैं वो इस जमीन का मालिक है। अब ऑब्वियसली अब इसके पास तो डॉक्यूमेंट्स है नहीं, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स तो सारे मेरे पास हैं, तो मैं इस जमीन का मालिक हूँ, ठीक है। ये इंटरप्रिटेशन है, तशरीह है। अदालत न कानून बनाती है ना उस पर अमल करती है, नहीं। जज ये नहीं कहता कि माँ जो है वो कहे कि मैं इसको गिरफ्तार कर लो, उसको अफसार को, तो खुद उठ के उसको हथकड़ी लगाए, नहीं। उसको अगर आप देखें गिरफ्तार पुलिस करती है। आर यू गेटिंग मी? पुलिस लॉ इम्प्लीमेंटिंग बॉडी है, लॉ बनाना जज का काम नहीं है, लॉ बनाना एग्जेक्टिव का काम नहीं है बच्चे। तो 3 बुनियादी हिस्से हैं, जुडिशरी, एग्जेक्टिव, सॉरी लेजिस्लेचर, जुडिशरी, एग्जेक्टिव।
बस ये बातें, ये 3 बातें जो है ना, ये आपके आने वाले मैट्रिक सेकंड ईयर इनके लिए भी मस्ट हैं और इसमें भी इसकी इंपॉर्टेंस होगी। ठीक है बच्चे, अब बच्चे मैं वीडियो तो मैंने स्टॉप कर दी है।